Guys, so here we are with the chapter current electricity. I am very well aware that one topic from this chapter is remaining, and there is one more big, very important, good topic that I need to cover. But आज थोड़ा कुछ नया टॉपिक सिखाने का मूड नहीं था, सोचा कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं. So chapter 3 current electricity, all the numericals from the NCERT textbook, solved unsolved all questions. जितना भी टाइम लगे पूरा कवर करेंगे आज हम ये सेशन में, राइट. सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड टू डू? नोटबुक, पेन, पेंसिल सब कुछ लेके बैठो, टेक्स्ट बुक लेके बैठो, बिकॉज मैं क्वेश्चंस यहाँ से देखूंगा, सॉल्व कहीं और करूंगा, है ना. सो द क्वेश्चन माइट नॉट ऑलवेज बी इन फ्रंट ऑफ यू, सो प्लीज कीप योर टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड वीडियो तो चालू ही रहेगा. वन मोर रिक्वेस्ट, ट्राई ईच क्वेश्चन ऑन योर ओन. प्लीज डू दैट. हर क्वेश्चन पॉज करके खुद से ट्राई करोगे और फिर सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है. चल, सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्व न्यूमेरिकल्स. पहले सॉल्व न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद में एक्सरसाइज भी पूरा के पूरा आज ही खत्म करेंगे. देन देयर विल बी अ वेरी नाइस असाइनमेंट कमिंग योर वे. चलो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन 3.1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट. अरे इंपॉर्टेंट नॉट फ्रॉम बोर्ड, बिकॉज सारा कॉन्सेप्ट्स कवर होगा इसमें, लग रहा है 3 क्वेश्चंस ऑल टुगेदर, राइट. नॉट फ्रॉम बोर्ड बट फ्रॉम कवरिंग अप ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Estimate the average drift speed of conduction of electrons in a copper wire of cross-sectional area this much, carrying a current of this much. देखो ड्रिफ्ट स्पीड निकालना है इलेक्ट्रॉन्स का. क्या फॉर्मूला है हमारा? ओके, ये नहीं. व्हाट इज आवर फॉर्मूला? I इज इक्वल टू वी नॉट, यस, ENA, है ना. तो VD यहां से मिल जाएगा, काम खत्म. I अपॉन ENA, ग्रेट. तो VD इज इक्वल टू I अपॉन ENA. देखो I दे दिया है 1.5 एम्पियर, A भी दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यस. E की वैल्यू तो हमको पता ही होती है, 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, दैट इज द वैल्यू ऑफ E. तो E की वैल्यू तो कोई टेंशन ही नहीं है. प्रॉब्लम है N का. वी डू नॉट नो N, दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स. एटम का डेंसिटी वहां पे पता नहीं है हमको, यस. आगे देखो क्या दिया है. अज्यूम दैट अगर n पता होता तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वी वुड हैव फिनिश्ड इट, ठीक है. अज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 इलेक्ट्रॉन. ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन. 8 एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओनली कंट्रीब्यूट इन करंट. द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज दिस मच kg per meter cube and its atomic mass is this much. एटॉमिक मास दे रखा है और डेंसिटी भी दे रखा है, ठीक है. तो गिवन वैल्यूज मैंने अंडरलाइन कर दी है, तो गिवन लिखूंगा नहीं अभी. क्लियर है? नाउ यार सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा कंसर्न ओनली n. तो n कैसे निकाला जाए, ठीक है. सी, n इज द डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम. The density per unit volume मतलब number of electrons per unit volume, है ना. मतलब 1 मीटर क्यूब में कितने एटम्स है ये निकालना पड़ेगा तुमको. कॉपर है, कॉपर की 1 मीटर क्यूब में कितने एटम्स प्रेजेंट है, यस. जितने एटम्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, हाँ कि नहीं. बिकॉज उन्होंने बोला है, देखो यहाँ पर ईच एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 इलेक्ट्रॉन, यस. सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट कि 1 मीटर क्यूब में भाई कितने एटम्स प्रेजेंट है. क्लियर है? आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. फाइन, चलो तो फिर इसको सॉल्व करते हैं फटाफट. सी, गिवन डेटा आई एम नॉट राइटिंग. Example 3.1, I'll be solving everything. I'm not writing given data and all, वो तुम्हारा काम है, ठीक है. 1 मीटर क्यूब
तो क्या हो गया यार, 1 मीटर क्यूब में कितने एटम्स प्रेजेंट है, दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट. What is given? See, we know that mass is equal to density into volume. The density of copper is given. कितना दिया है? 9 into 10 raised to 3. 9 into 10 raised to 3 kg per meter cube. ठीक है, मैं डिटेल में सॉल्व करके दूंगा. kg per meter cube into volume is 1 meter cube. मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कटा. Yes, 9 into 10 raised to 3 kg. This much is the mass of atoms present in 1 meter cube. ठीक है. Now it is also given that, so ये हो गया step number 1. Step number 2, it is also given that the atomic mass of copper is 62.5 gram. 62.5 U है, sorry 63.5 U है. Yes, so we know that 63.5 grams में कितने एटम्स होते हैं? 6 into 10 raised to 23. आई एम टेकिंग 6 into 6.022 कौन लेगा? यस, तो फिर 9 into 10 raised to 6 ग्राम्स में, दिस इज नथिंग बट 9 into 10 raised to 6 ग्राम्स. करेक्ट, ग्राम्स में लेना पड़ेगा ना. इसमें कितने एटम्स होंगे ये कैलकुलेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई. n is equal to 6 into 10 raised to 23 into 9 into 10 raised to 6 whole divided by 63.5. ठीक है. ओके, नाउ आई एक्सपेक्ट यू टू कैलकुलेट दिस, क्योंकि हमको आगे सॉल्व करना है इसलिए मैं इसको कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ. दिस कम्स आउट टू बी 8.5 into 10 raised to 28 एटम्स, है ना. मतलब 1 मीटर क्यूब में n की वैल्यू तो हमको मिल गई, n चाहिए था, n मिल गया. And each atom has 1 electron. So what is the electron density? 8.5 into 10 raised to 28. Correct? Now I is equal to V E N A. V ना, तो V कितना हो गया? VD is equal to I divided by E N A. वैल्यूज डाल के देता हूँ. यह है 1.5 एम्पियर, यह है 1.6 into 10 raised to minus 19. n की वैल्यू है 8.5 into 10 raised to 28 एंड एरिया दे रखा है ना कुछ तो. यस, इट इज 1 into 10 raised to minus 7. 1 into 10 raised to minus 7. सो डालेंगे सारे वैल्यूज एंड यू कैलकुलेट द आंसर फॉर द ड्रिफ्ट स्पीड. क्लियर है? तो वीडी निकालना है, वीडी निकाल लो, काम खत्म. डन. आ जाओ यहाँ पे. फिर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विथ, जो ड्रिफ्ट स्पीड मिला है उसको कंपेयर करो थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स. Yes, for comparison purpose we need the answer of VD, है ना. तो मैं यहाँ से VD का आंसर देख रहा हूँ, बुक में दिया रहेगा सॉल्व करके. सी, द आंसर ऑफ VD इज दिस. अरे 1.1 mm per second. 1.1 mm per second, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है अभी, तो एक सेकेंड के बाद सिर्फ 1.1 mm आगे सरकेगा, है ना. इसका स्पीड हमको कंपेयर करने के लिए बोला है विद द स्पीड ऑफ एटम्स, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स. राइट, दिस स्पीड, यस, या थर्मल स्पीड ऑफ एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इज 10 raised to 5 times मोर. थियरी सेशंस देखो, उसमें सिखाया मैंने. ऑलमोस्ट 10 raised to 5 times मोर देन द स्पीड ऑफ दीज एटम्स. दूसरा बोला है स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्शन विच कॉजेज ड्रिफ्ट मोशन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोगेशन का स्पीड क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना. सो दे विल ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. 3 into 10 raised to 8 के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है. यस, और ये हमारा हीरो ट्रैवल कर रहा है सिर्फ 1.1 ड्रिफ्ट स्पीड, 1.1 mm पर सेकेंड. ये है मीटर पर सेकेंड. और ये किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? 1.1
इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, सी इसको हटाते हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू, यस इसका कितना है 1.1, उल्टा रेशो ले लो, ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू, नहीं यही करेक्ट था, अपॉन वी। इसका स्पीड कितना है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय, इसका स्पीड कितना है 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यस 3 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 1.1 SE, दैट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये VD इधर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, मतलब द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, yes the electric field, the speed of propagation of electric field along the conductor is 10⁻11 times more than the drift velocity of the order, it is 10⁻11 times more of the order of 10⁻11 times more than the drift speed। क्लियर है, तो कंपेयर करने बोला है तो ऐसे आंसर तुमको लिखना पड़ेगा कंपैरिजन का। क्लियर है, राइट, आगे बढ़ते। एग्जांपल नंबर 2, ओके, काइंड ऑफ थियरी क्वेश्चन, काइंड ऑफ थियरी आंसर्स, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे, तो थोड़ा ध्यान दो अच्छे से। इन एग्जांपल 3.1 द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली अ फ्यू mm पर सेकेंड, बराबर है 1.1 mm पर सेकेंड आया सिर्फ स्पीड, इतना कम, फॉर करंट्स इन द रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर्स, यस, देन हाउ देन इज करंट एस्टेब्लिश्ड ऑलमोस्ट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज्ड। देखो यार, मैंने बोला था जैसे ही मैं एकेडमी पे एक स्विच ऑन करूं, है ना, तो राघव के घर पे अगर कोई बल्ब है तो जलेगा, है ना, उसकी बत्ती जलेगी, यस तो इतना इंस्टेंटली कैसे हो सकता है when the speed is just 1.1 mm per second। तो इसका आंसर भी हमने डिस्कस किया था कि the electrons do not have to travel, यस पूरा यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है एकेडमी से उसके घर पे, यस the disturbance have to travel, the drift has to travel, ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, तो धक्का ट्रैवल करना चाहिए वहां तक, ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है ना। सो बेसिकली आंसर देखो ढंग से, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टेब्लिश थ्रू आउट द सर्किट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली विद द स्पीड ऑफ लाइट। देखो ड्रिफ्ट किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं उसकी वजह से, कॉजिंग एट एवरी पॉइंट अ लोकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, मतलब धक्का। Establishment of current does not have to wait for electrons to travel from one end of the conductor traveling to the other end. However, it does take a little while for the current to reach the steady value. देखो थोड़ा सा तो टाइम लगता है हमको कि यहाँ पे मैं स्विच ऑन करूं और यहाँ पे बत्ती जलेगी, थोड़ा सा, करेक्ट, यस, सो थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो तो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, यस और नो, यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल कॉज द ड्रिफ्ट आल्सो टू ट्रैवल ऑलमोस्ट वेरी फास्ट। तो ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन का छोटा है लेकिन जो पुश है वो ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगा, ऑलमोस्ट, हेंस क्विकली करंट फ्लो होता है, उसमें करंट एस्टेब्लिश हो जाता है। आई होप समझ में आ रहा है। The electron drift arises due to the force experienced by electrons in the electric field inside the conductor. But the force should cause acceleration. Why then do the electrons acquire a steady average drift speed? देखो यार, यहाँ है हमारे इलेक्ट्रॉन्स, मैंने लगाया एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, करेक्ट, तो द इलेक्ट्रॉन्स पे इधर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा, यस और नो, सब थियरी सेशन में किया है कंप्लीट, बट फिर चल इधर की तरफ एक फोर्स एक्ट होगा। अब फोर्स एक्ट अगर हो रहा है तो फोर्स है तो देयर हैज टू बी सम एक्सेलरेशन आल्सो,
यस और नो? बट हमने बोला था कि वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करते हैं. इट इज नॉट एन एक्सेलरेटेड मोशन. मतलब इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड बढ़ते नहीं जाता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट. व्हाई? Why do the electrons acquire a steady average drift speed? मतलब why does the acceleration remain constant? That is because of the collisions that happen, very thoroughly or very in detail discussed in the theory sessions. कि यार इधर जा रहा है, माना फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन जब इधर जा रहा है तो उस पर कोल्यूशंस भी तो हो रहे हैं. बहुत फास्ट इधर गया, बहुत स्पीड में यहाँ गया, यहाँ धक्का मिला वापस इधर आया, यहाँ धक्का लगा फिर इधर आया, यहाँ धक्का लगा फिर इधर आया, फिर यहाँ पे आया अल्टीमेटली. यस, सो एज द स्पीड इज इंक्रीजिंग माना, बट उसके साथ साथ द नंबर ऑफ कोल्यूशंस आर आल्सो इंक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ विच द एक्सेलरेशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट. सॉल्यूशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशंस पढ़ना, राइट? थियरी क्वेश्चंस को तो, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम में, ये सबसे ट्रिकी चीज है. सबसे ट्रिकी चीज कि यार लिखूं क्या आंसर. आता तो है मुझे कॉन्सेप्ट, बट लिखूं क्या. यस, ईच फ्री इलेक्ट्रॉन डज एक्सेलरेट. इट डज एक्सेलरेट, इंक्रीजिंग इट्स ड्रिफ्ट स्पीड until it collides with the positive ion of the metal. कर्नल हमने बात किया था, है ना? ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां तक इसका स्पीड बहुत बड़ा, सो इट इज एक्सेलरेटिंग. लेकिन यहाँ पे टक्कर हुई, टक्कर होने की वजह से ओवरऑल बेचारा फिर यहाँ आ गया, या इसने इसको डाइवर्ट कर दिया. कोल्यूजन मतलब ड्यू टू अट्रैक्शन रिपल्शन, ये पीछे आ जाएगा, आगे जाएगा, फिर पीछे आ जाएगा, है ना? It loses its drift speed after collision, but starts to accelerate and increases its drift speed again, only to suffer a collision again, and so on. है ना? यार तुम दौड़ के जा रहे हो एक रास्ते में, चल रहे हो, सामने भीड़ आ गई थोड़ी सी, तो कोल्यूजन होगा, तो इट विल अफेक्ट योर स्पीड. यस, देन तुम वापस भागोगे, फिर कोई सामने टक्कर लगे किसी से, फिर स्पीड कम हो जाएगी. हाँ कि नहीं? सो गणपति डांस चल रहा है उनका. यस, सो दैट इज द केस. सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ओवरऑल एक्सेलरेशन नहीं होता. इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, हाउ कैन वी ऑब्टेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन द कंडक्टर? यार स्पीड इतना कम है, यस, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बहुत छोटा है, तो करंट देखो I इज इक्वल टू V E N A, वीना, ठीक है? ये वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है? ये चार्ज भी बहुत छोटा है, तो ये करंट इतना बड़ा कैसे हो गया? अरे ये N बहुत बड़ा है, दिस वैल्यू इज वेरी बिग, है ना? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ऑर्डर 10⁻30 होता है ये, हाँ कि नहीं? पिछले क्वेश्चन में देखो 8.5 इंटू 10⁻28 आई थी ये वैल्यू, मतलब 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये वैल्यू उसको बढ़ा देगी. हर एक का चार्ज एड अप होगा ना, तो ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, एंड दैट इज व्हाई द लार्ज करंट इज फ्लोइंग. सी, सिंपल, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज इनॉर्मस. यहाँ पे इन्होंने 10⁻29 दिया है, ठीक है, यू फॉलो द टेक्स्ट बुक, है ना? मैंने 10⁻30 बताया, गेटिंग इट? तो लिखा कैसे देखना एटीट्यूड में, सिंपल, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज इनॉर्मस. तो जो n की वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, जिस वजह से करंट बढ़ गया. फाइन. when electrons drift in a metal from lower to higher potential, does it mean that all the free electrons of the metal are moving in the same direction? मतलब जब ड्रिफ्ट हो रहा है तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं? ओके, I'll explain this part once again. See, are the paths of electrons straight lines between the successive collisions? जो successive collisions है, क्या इलेक्ट्रॉन straight line में ट्रेवल करते हैं? Yes, तो ये पहला, what's happening?
ओके, दिस इज द फर्स्ट एटम, दिस इज द सेकंड एटम। एक्चुअली ये एटम्स बहुत पास में है, बहुत पास में है। यस और नो? ये पहला एटम, दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इससे टकराया, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ नहीं व्हाटएवर। फिर ये यहाँ पे तीसरा एटम, यहाँ से इस पे टकराया, यहाँ से इस पे टकराया। सी, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम एंड लैम्डा इज द लेंथ जो हम बोलते हैं। यस और नो? पाथ लेंथ, and it travels in a straight line if there is no electric field. In the absence of electric field, they travel in the straight line. Correct? Now in the presence of electric field, in the presence of electric field, they will travel in the straight line, but due to the electric field and multiple collisions, वो थोड़ा सा कर्व पाथ हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन एक ही रहेगा। See, understand the difference. Direction will be like forward only. The direction will be forward only, but the path can be curved. ऐसा, yes, मतलब all electrons are traveling in this direction only, but थोड़ा सा curve path ले सकता है, It all depends on the electric field. ठीक है क्या? आंसर देखो तो जरा। In the absence of electric field, the paths are straight lines. In the presence of electric fields, the paths are in general curved. तो curved होते हैं। Fine. So that was example number 2 or question number 2. Now we'll go on to the next examples. So this is example 3.3. Okay, let's read the question and then we'll solve it. An electric toaster uses nichrome for its heating element. Okay, आदत लगाओ 2 बार क्वेश्चन पढ़ने की और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें अंडरलाइन कर लो। तो इलेक्ट्रिक टोस्टर है, उसमें नाइक्रोम वायर है जो हीटिंग के लिए यूज होता है। When negligibly small current passes through it, its resistance at room temperature, this is found to be this much. So the resistance at 27 degrees Celsius is 75.3 ohms. Okay, when the toaster is connected to a 230 volt supply, the current settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. देखो यार, हमने ये चीज पढ़ा है कि when the instrument is started, इंस्ट्रूमेंट नहीं, अप्लायंस, जब अप्लायंस चालू करता है तो it draws more current. Yes or no? स्टार्ट होने के लिए उसको बहुत करंट लगता है, लेकिन उसके बाद में द करंट बिकम्स स्टेबल एंड द वैल्यू इज लिटिल लेस। तो यहाँ पे बोल रहा है 2.68 एम्पियर पे वो करंट स्टेबल हो जाता है कुछ टाइम बाद। ओके, व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट? मतलब जब स्टार्ट किया रहेगा उसको, इट ड्रॉज निग्लिजिबल करंट एट रूम टेम्परेचर। फिर उसको स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद इट इज ड्रॉइंग दिस मच ऑफ स्टेडी करंट। एट दैट स्टेडी करंट, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट? द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द नाइक्रोम ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व्ड इज दिस। अल्फा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस। गिवन वैल्यूज को यहां अंडरलाइन कर देता हूं। ये दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, अल्फा का वैल्यू इज गिवन। यस, कैन वी फाइंड आउट द टेम्परेचर, कैन वी फाइंड आउट द रेजिस्टेंस एट इंक्रीज टेम्परेचर? देखो, इनिशियली द इनिशियल रेजिस्टेंस इज 75.3 ohms when the temperature, initial temperature कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। the final resistance, yes, at the final temperature, दोनों भी नहीं पता हमको, yes, तो फाइनल टेम्परेचर तो निकालने बोला है, लेकिन फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए फाइनल रेजिस्टेंस पता होना बहुत जरूरी है। तो जब फाइनल रेजिस्टेंस कब होगा? व्हेन द करंट हैज रीच्ड दिस स्टेडी वैल्यू, है ना? V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V बाय I। V कितना है? 230 वोल्ट्स, सो 230
divided by how much is the steady current? 2.68 ohms. This will be the value of my final resistance. Yes. अब इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट कंप्लीटली मैं यहाँ से बता रहा हूँ. सी यहाँ से समझेगा नहीं यार, इतना थ्योरी कौन पढ़ेगा ना. करेक्ट. तो R2 फाइनल टेम्परेचर हमने निकाल लिया. नाउ वी हैव द फॉर्मूला. R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. बस वैल्यूज डाल दो. इसकी वैल्यू निकाल ली 85.8. करेक्ट है ना. T1 पता है हमको 27 डिग्री सेल्सियस. अल्फा की वैल्यू दे रखी है. R1 पता है हमको, इट्स 75.3 ohms. Substitute all the values and find out T2. Yes, T2 comes out to be 847 डिग्री सेल्सियस. गाइस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीजें. फॉर्मूला जो डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा वो तो तुमको सॉल्व करना है यार. प्लीज डू इट. ओके, सो दैट इज द क्वेश्चन. हटा इसको, प्लीज कर लेना, बहुत सिंपल है. नेक्स्ट वन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर ऑफ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट अ आइस पॉइंट इज 5 ohms. देखो आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस. यस, तो द इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ सम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 5 ohms. R0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे लिखा है, ऐसे समझ लो उसको. फाइन. उसके बाद एट स्टीम पॉइंट इज दिस मच. स्टीम पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर एट is 100 degree Celsius and the value is of resistance is 5.23 ohms. When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is this much. Calculate the temperature of the bath. मतलब the resistance of the wire at some temperature, at some कोई तो random temperature is 5.795 ohms. बोल रहे ये टेम्परेचर बताओ जहां पे उसका वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ये होगा. एक प्लैटिनम वायर है, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर है 5. 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर है इतना. यस, फाइंड द टेम्परेचर एट T डिग्री सेल्सियस, है ना. तो इसको मैं T1 ले लेता हूँ, इसको मैं T2 ले लेता हूँ. ठीक है गाइस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? What is the formula of alpha? Alpha का formula क्या होता है? Alpha is equal to, see this is our formula basically. Yes or no? तो अगर याद भी नहीं है, हमने पहले भी क्लास में भी बोला इसको याद रखना है. इससे तुम अल्फा डिराइव कर सकते हो, हाँ कि नहीं? तो चलो यहाँ से कर लो. RT अपॉन R0, अरे मतलब एनी फाइनल R2 अपॉन हम 1-2 सीखा था हमने, या इनिशियल फाइनल सीखा होगा. R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी. यस, तो अल्फा टी इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू टी. ये टी इधर आ जाएगा, हाँ कि नहीं? ये टी नहीं है, बेसिकली डेल्टा टी है. डेल्टा टी इफ यू गाइस रिमेंबर, है ना. ये कुछ भी देते हैं यार, एनसीईआरटी बकवास. ठीक है, आई विल सॉल्व दिस फॉर यू. ये घटिया है, कुछ भी देते हैं, उसको नहीं देते. आई गेस दैट वाज एग्जांपल नंबर 4. 3.4 example. We know that at 0 degree Celsius the resistance is 5 ohms. At 100 degree Celsius the resistance is 5.23 ohms, and at T degree Celsius the resistance is 5.795. बोल रहा है find this temperature T, right? So what is our formula of alpha? R2 minus R1 divided by R1 into delta T. Alpha is equal to R2 minus R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1. ठीक है. अब है तो प्लैटिनम वायर, है तो प्लैटिनम वाला वायर ही है. यस और नो? सो फर्स्ट केस,
What is the value of alpha? If I consider these two cases, T1 is equal to 0 degree Celsius, T2 is equal to 100 degree Celsius. तो अल्फा क्या हो जाएगा देखो, 5.23 माइनस 5 R2, ये R2 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय R1, 5 इंटू 100 माइनस 0. क्लियर है? विच इज नथिंग बट 0.23 डिवाइडेड बाय 500. केस नंबर 2, अल्फा इज इक्वल टू, नाउ आई एम कंसिडरिंग दीज टू केसेस, ये वाला और ये वाला, 100 वाले को हटा दो. नाउ मैं R0 इज दिस, मतलब R1 एट T1 एंड दिस इज माई R2 एट टेम्परेचर T. टेम्परेचर इज T, है ना. पहले इन दोनों के लिए अल्फा निकाला, अब इन दोनों केसेस को लेकर के अल्फा निकालो. कितना आएगा? अल्फा इज इक्वल टू 5.795 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू, यस वी डोंट नो द टेम्परेचर कितना है ना. सो T माइनस 0, करेक्ट है, विच इज इक्वल टू 0.795 डिवाइडेड बाय 5T. अब यार ये भी अल्फा है प्लैटिनम का, ये भी अल्फा है प्लैटिनम का, यस. एंड अज्यूमिंग कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा, वी कैन राइट 0.23 अपॉन 500 इज इक्वल टू 0.795 अपॉन 5T. ये 1, ये 100, करेक्ट. तो T कितना आ रहा है देखो, T इज इक्वल टू 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 79.5 डिवाइडेड बाय 0.23, ये एक जीरो दिया, पॉइंट हटाया, तो 7950 अपॉन 23, 7950 डिवाइडेड बाय 23, 345.65 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द टेम्परेचर, है ना. तो क्या किया यार, एक प्लैटिनम वायर लिया, 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर था तो उसका रेजिस्टेंस था 5 ohms. टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस हो गया 5.23 ohms. अब बोल रहे हैं टेम्परेचर कितना होना चाहिए सो दैट द रेजिस्टेंस बिकम्स 5.795. खत्म. तो इन दोनों को लेके अल्फा निकालो, इन दोनों को लेके अल्फा निकालो, कंपेयर अल्फा, काम खत्म. फाइन, लेट्स मूव ऑन. देखो तो आंसर, या 345.65 मैंने कैलसी पे किया था. क्लियर है? लेट्स मूव अहेड. प्लीज सॉल्व करो इसको. अभी देखो यार यहाँ क्या किया है भगवान जाने, आई डोंट नो, बहुत ज्यादा शॉर्टकट है, ठीक है, समझेगा नहीं तुम लोग को. लेट्स मूव अहेड. चलो, रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल सीरीज, ये तो तुम्हारा शायद अब एकदम पक्का हो गया रहेगा. एग्जाम्पल नंबर Example number 5. A network of resistors is connected to a 16 volt battery, अच्छा, with internal resistance of 1 ohm, okay, small r, as shown in figure. Compute the equivalent resistance of the network. चलो फटाफट, ये 4 पैरेलल में, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हटा करके एक 4 लगा दे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन विल बी 1 4. कर लो. ये बीच में 1 और ये 12 और 6, 12 और 6 का कितना होगा, R इक्विवेलेंट पैरेलल में 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, यस, 12 6 72 अपॉन 18, 4 ohms. ये तो वैल्यू रट लो यार, अभी तक कितनी बार किया है, तो 4 ohms. इक्विवेलेंट कितना हो गया, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, सो इक्विवेलेंट इज 10 ohms. ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 10 ohms. खत्म. नेक्स्ट, ऑब्टेन द करंट इन ईच रेजिस्टर. ठीक, तो पहले टोटल करंट निकालो. I इज इक्वल टू V बाय R. V कितना है, 16, और इक्विवेलेंट कितना था, 10, तो 1.6 एम्पियर. यहाँ से देखो 1.6 यहाँ से निकला, 1.6 यहाँ गया, 1.6 यहाँ गया, हाँ कि नहीं, यस. इसको मिलेगा 1.6, ठीक है ना, इसको भी मिलेगा 1.6. ये सीरीज में है ना सारे, ऑल ऑफ देम आर इन सीरीज, ठीक है.
अब उसके लिए पहले ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप भी निकालने बोला है, तो वोल्टेज ड्रॉप निकालना पड़ेगा इसका पहले, करेक्ट। तो यहां वोल्टेज कितना होगा ये बताओ। तो दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ 4 ohms, यस और नो, 4 कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। ये 4 अरे ये 4 नहीं होगा, ये 2 ohms होगा। सी 4 into 4 upon 8 16, so this is 2 ampere, 2 ohms. This will be 2 ohms, this will be 1 ohm, yes, this will be 4 ohms और ये 1 ohm, है ना। so 2 3 7 8, yes, equivalent resistance R equivalent is equal to 8 ohms, है ना। ऐसे बनेगा, R by 2 होता है वैसे, है ना, R by n, तो ये 4 इसका 2, ये बीच में 1 ohms, ये कितना हो गया 4 ohms, इसका इक्विवेलेंट, और यहाँ से दिस इज योर बैटरी, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल। अच्छा पहले करंट निकालो, टोटल करंट 2 3 4 8 एम्पियर, सो 16 by 8, 2 एम्पियर इज द टोटल करंट, यस और नो। अब यहां से निकला 2 एम्पियर, यहां से निकला 2 एम्पियर, यहां जाएगा 2 एम्पियर, यस। तो V कितना होगा इसके अक्रॉस, IR 2 into 2 4 volts, यस और नो। इसके अक्रॉस V is equal to IR 1 into 2 volt, और इसके अक्रॉस how much will be the potential, V is equal to I कितना है 2 into 4, अरे 2 into 4 8 volts, yes। so ये सबका रेजिस्टेंसेस आ गया, 8 volt 2 volt 4 volt। नाउ बोला है फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो इसको, इस रेजिस्टर को कितना वोल्टेज मिलने वाला है, VAB, तो VAB निकाल दिया हमने, कितना है VAB 4 volts। VBC भी निकाल दिया यहाँ वोल्टमीटर लगा करके, और VCD भी निकाल दिया। ऑब्टेन द करंट इन ईच रेजिस्टर, सो दिस इज 4 volt 2 volt 8 volt, है ना। यहाँ पे है 4 volt, यहाँ पे है 2 volt, यहाँ पे है 8 volt, ठीक है। तो इसको भी 4 volt मिल रहा होगा, इसको भी 8 volt मिल रहा होगा, ऐसा नो। I is equal to V by R, है ना। तो इसके अक्रॉस 1 एम्पियर, इसके अक्रॉस 1 एम्पियर, हाँ कि नहीं। देखो यहाँ से 2 एम्पियर निकला, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे 1 एम्पियर, इधर 1 एम्पियर, यहाँ से 2 एम्पियर, यस। यहाँ पे कितना जाएगा V by R, यस। तो V कितना है 8 volt, 8 upon 12 which is 2 by 3, तो यहाँ से जाएगा 2 by 3, और इधर से जाएगा 8 upon 6 which is 4 by 3, यहाँ से जाएगा 4 by 3 एम्पियर। थ्रू दिस रेजिस्टर 12 ohm रेजिस्टर से जाएगा V by I, that is 2 by 3, 4 2 जा 4 3 जा, और यहाँ से जाएगा V by, that is 8 by 6, 4 by 3 एम्पियर। सो वेरी सिंपल बेसिक क्वेश्चन, 10th स्टैंडर्ड में पूछते तो भी कर लेते तुम लोग, या। नेक्स्ट 5th हो गया, देन इक्विवेलेंट सेल्स वगैरह, किरचॉफ्स लॉ वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, एग्जांपल 3.6, there is no way that I am drawing this diagram again, तो यहीं पे समझा रहा हूँ, देखो तो जरा। A battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network of 12 resistors, each of 1 ohm. Determine the equivalent resistance of the network, equivalent resistance of the network, and the current along each of the cubes. हर एक क्यूब में से जाने वाला करंट निकालना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देख के डर लग रहा है, यस और नो? ट्राई करो पहले खुद से, प्लीज स्पेशली ट्राई करो इसको, है ना। इससे इजी सम नहीं है पूरे बुक में, सच्ची
दिखने में टफ है बट है बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है, कैसे किया जाए फिर इसको देखो, ध्यान दो अच्छे से। द बेस्ट पार्ट इज इट इज ऑल सिमेट्रिक, है ना। सी दिस इज वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर क्यूब एंड दिस इज अनदर कॉर्नर ऑफ क्यूब। ठीक है, थोड़ा इसको समझ लो पहले क्योंकि सब कुछ दे दिया है यार उन्होंने, है ना। ये देखो यहाँ से इधर से इधर से इधर से 3I करंट इज कमिंग एंड ऑल रेजिस्टेंसेस आर इक्वल। तो इसलिए यहाँ पे भी I करंट गया, इधर भी I गया, इधर भी I गया। सी I I I, ये I करंट A तक जाएगा ऐसे, और A के ऊपर जाने के बाद स्प्लिट हो जाएगा इन दीज टू डायरेक्शंस। सी एक सेकेंड में इसको सॉल्व कर देंगे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। तो इधर से गया I/2, इधर से गया I/2, करेक्ट। अब ये I/2 यहां से आया, यहां देखो ये I करंट यहां से निकला, दिस I, तीन ब्रांचेस में I इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, दिस I इज कमिंग हियर, I/2 यहां से निकला और I/2 ऊपर की तरफ चला गया, करेक्ट। नाउ सी ये I/2 यहां से आया, I/2 यहां से आया, पॉइंट बी पे I करंट वापस आया, I करंट इज गोइंग टू दिस टर्मिनल, C डैश पे I वापस चला गया यहाँ से, तो एक पर्टिकुलर पाथ से वहां से I गया। यहाँ से देखो ये I/2 इधर से आया, I/2 इधर से आया, है ना, और यहाँ पे फिर से I चला गया, करेक्ट। I/2 नीचे से आया यहाँ पे और I/2 यहाँ से आया, तो यहाँ पे फिर से I करंट आ गया, है ना। सो 3I करंट इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट A एंड 3I करंट इज कमिंग टू दिस C डैश। ठीक है, अगर ये I/2 वगैरह दिया हुआ नहीं होता तो तुमको ये निकालना पड़ता एंड ऐसा आएगा। ठीक है, सो मेक श्योर तुमको समझ में आ रहा है कि कौन करंट कहां से निकलेगा और कहां जाएगा। यस, वंस अगेन क्विकली, 3I करंट है, यहां 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 I स्प्लिट हो गया। ठीक है, ये I यहां गया, I/2 इधर स्प्लिट हो गया, ये I यहां गया, I/2 इधर स्प्लिट हो गया। क्यों I/2 स्प्लिट हो रहा है? क्योंकि रेजिस्टेंसेस इक्वल है ना, तो कोई पार्शियलिटी नहीं करेगा, आधा करंट इधर जाएगा आधा इधर जाएगा। रेजिस्टर्स बड़े छोटे होते तो बात अलग होता, ऑल रेजिस्टेंसेस आर इक्वल एंड 1 ओम के, है ना। और I/2 ऐसे इधर से आया होगा, सो 3I यहां से निकला, 3I यहां पे पहुंचा, करेक्ट। अब ध्यान दो, we will be taking we'll apply Kirchhoff's law। कौन सा? ऑफ कोर्स वोल्टेज लॉ। ये वाला लूप ले रहा हूं मैं, आई एम ड्रॉइंग दिस लूप, ओके। ये वाला लूप यहां से, ये लूप है ना एक, ओके। सो आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर लूप, लूप का नाम है क्या नाम वहां पे? यस, A B C C dash E A, A B C A B C C dash E A, ये वाला लूप लिया, है ना। इस लूप में हम लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, नाउ लूप बना देते हैं पहले धीरे से, क्लॉकवाइज चलेगा। So this is the direction of my loop, let's say ऐसे, यहाँ एरो, यहाँ एरो, यहाँ एरो। Yes, what does the law say? The law says that summation of V is equal to 0। ठीक है, let's start from the battery। देखो लूप का डायरेक्शन ये, that is नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो +10, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव +10। फिर आएंगे ये रेजिस्टर के ऊपर, है ना, इसका वैल्यू है 1 ओम, दिया 1 ओम। यस, और इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है? I करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस, तो I इंटू 1, है ना। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस एंड डायरेक्शन ऑफ लूप इज ऑल्सो दिस, सो माइनस I इंटू 1। यस, कम टू दिस पर्टिकुलर रेजिस्टर, इस रेजिस्टर पे आ जाओ,
करंट कितना है इसमें से I/2. सी डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन ऑफ लूप इज दिस and direction of current is also this. So again minus, current is I/2 into resistance is resistance is 1. Yes, V summation of voltage na, V is equal to IR. Just a quick revision है ना. Then come to this particular resistance, ये resistance पे आ जाओ. डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर है और डायरेक्शन ऑफ लूप भी ऊपर है. सो वापस माइनस, इसमें से कितना करंट जा रहा है I/2, नहीं सॉरी, इसमें से I करंट जा रहा है, I द करंट गोइंग थ्रू इट इज I माइनस I इंटू 1 अगेन, क्योंकि रेजिस्टेंस 1 है. फिर यहाँ से घूम के आया आया आया, बैटरी खत्म, दैट्स इट, इज इक्वल टू 0 है ना. तो ये कितना होगा देखो 10, ये I, ये माइनस I, ये माइनस I/2. सो माइनस 2I माइनस I/2 इज इक्वल टू 0. 10 माइनस ये कितना होगा माइनस 5I/2 इज इक्वल टू 0. I इज इक्वल टू, देखो 5I/2 इज इक्वल टू 10, I इज इक्वल टू 20/5, 4 एम्पियर. द करंट I इज इक्वल टू 4 एम्पियर. अब उन्होंने बोला है फाइंड द करंट थ्रू ईच एज ऑफ द क्यूब. आई होप तुमने ये चीज नोट की होगी, क्योंकि मैं आप सब हटा रहा हूं और ये मैंने इसको हटाया. द करंट थ्रू ईच एज ऑफ द क्यूब, ठीक है ना. तो I की वैल्यू कितनी थी 4, तो यहाँ पे देखो कितना करंट है 3I. अच्छा वैसे तो ठीक है, एज से निकाला, तो यहाँ 4 एम्पियर 4 एम्पियर 4 एम्पियर, यहाँ से निकला 12 एम्पियर है ना. ये I/2 मतलब 4/2 2 एम्पियर, ये 4 यहाँ पे, ये 4 यहाँ पे, ये कितना है एज BC के अक्रॉस 2 एम्पियर, DC के अक्रॉस कितना रहेगा 2 एम्पियर, ये DA के अक्रॉस कितना रहेगा 2 एम्पियर, इसके अक्रॉस 2 एम्पियर है ना. जो बचा है वो देख लेना. ऑल द एजेस के अक्रॉस तुमको करंट लिखना है, 12 एजेस. क्लियर है. तो ऐसे लिख देना एजेस के नाम लिखो AB BC CD, यस, एंड आगे 2 एम्पियर फॉर एग्जांपल, यस. फिर एजेस के नाम लिखो 4 एम्पियर फॉर एग्जांपल. क्लियर है. सो दिस इज द करंट थ्रू ईच ऑफ द एज. और एक चीज बोला है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ये तो कुछ भी नहीं है ना. लुक एट द सर्किट. ये बैटरी है 10 वोल्ट, R इज इक्वल टू V/I, ठीक है. R कितना है, V कितना है 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय, प्लीज अंडरस्टैंड द करंट दैट इज लीविंग द बैटरी इज 3I. I मत लिख देना, ये तो हमारा फॉर्मूला है. बैटरी से कितना करंट निकला 3I, मतलब 3 इंटू 4, यस, 2 5 5/6 ohms is the equivalent resistance of this particular circuit. क्लियर है. आई होप तुमने ये ट्राई किया होगा खुद से. जिसको आया बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया. जिसको नहीं आया कोई टेंशन नहीं, प्रैक्टिस करो. जिसने ट्राई ही नहीं किया भगवान बचाए तुमको. यस, ये क्वेश्चन हमने उस दिन कर दिया था है ना. ये यहाँ पे एक लूप लगाया था ऐसा, एक लूप इधर एक लूप इधर, यू गेट 3 वैल्यूज ऑफ I के 2-3 इक्वेशंस बनते, यू गेट द वैल्यूज. फाइन. नेक्स्ट आ गया व्हीटस्टोन्स ब्रिज. सो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन. सो 10 वोल्ट यहाँ पे बैटरी है, ये करंट यहाँ से निकल रहा है, जा रहा है, whatever जो भी गिवन है. गिवन क्या है, 4 आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंसेस. ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, सिर्फ इतना है ना, ये इतना है व्हीटस्टोन ब्रिज. इसमें 4 आर्म्स है और चारों आर्म्स का रेजिस्टेंस उन्होंने दे रखा है. एंड देयर इज अ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन बिटवीन. ये देखो जिसका रेजिस्टेंस है 15 ohms. फाइन. अब पता नहीं आगे क्या है, क्वेश्चन पूछा रहेगा कुछ. अब मैं इसको हटा रहा हूँ बिकॉज मुझे नीचे जाना पड़ता है. What is the question? A galvanometer of 15 ohm resistance is connected across BD.
Calculate the current through the galvanometer. Okay, the current through the galvanometer when a potential difference of 10 volt is maintained across AC. Fine, let's go to our circuit. ये 10 वोल्ट है, AC के अक्रॉस 10 वोल्ट का हमने लगा दिया. नाउ सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज देखा. क्विकली चेक दिस रेशो 100/60 और ये 10/5. 100/60 कितना होता है 3/5 और 10/5 इज 1/2, सॉरी 2/1. सो दिस इज नॉट इक्वल. सो ये नॉट इक्वल है, मतलब इसमें से तो करंट फ्लो होने वाला है. अगर ये इक्वल आता तो हम बोलते नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस, है ना. बट ऐसा नहीं है, देयर इज सम करंट फ्लोइंग थ्रू दिस. समझा कि नहीं. अरे R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 अगर हो जाता, है ना, तो ये IG करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0 हो जाता. लेकिन ऐसा नहीं है. सो देयर इज सम करंट. अब सॉल्व कैसे करें, तो कोई बात नहीं. KVL, किरचॉफ का लॉ है हमारे पास. किरचॉफ लॉ इज बेस्ड ऑन दिस ओनली. अच्छा, तो पहला लूप हम बनाएंगे यहां पर. गो ग्रीन ऐसा. यस, ये पहला लूप. दूसरा लूप हो गया ये वाला 1 2 3 और तीसरा लूप हो जाएगा ये वाला. हाँ कि नहीं. परफेक्ट. सो तीनों लूप में KVL लगाओ. समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0. ठीक है. टेकिंग लूप नंबर 1. फाइन. ध्यान दो, अभी करंट दे रखा है उन्होंने, I1 I2 I3 वगैरह लिखा है, तो हम वही वैल्यूज यूज करेंगे. लुक एट I1 यहां जा रहा है और लूप भी इधर ही है ना. तो वोल्टेज कितना आएगा IR, है ना, माइनस ऑफ I1 इंटू 100. सो आई राइट इट एज -100 I1. करेक्ट. कम टू दिस रेजिस्टेंस, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस. करंट नीचे और लूप भी नीचे. सो अगेन -15 IG. यस. कम टू दिस रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस लूप इधर, करंट इधर. यस. सो +60 I2 इज इक्वल टू 0. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. कमिंग टू लूप नंबर 2, ये वाला. यहां देखो, पाथ ऊपर, करंट नीचे. सो ये आएगा +15 IG. ये वाला रेजिस्टेंस लो. पाथ इधर, करंट भी इधर, है ना. तो माइनस कितना करंट है 10 इज द रेजिस्टेंस एंड I1 माइनस IG. I1 माइनस IG इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पाथ, है ना. ये थर्ड वाला पाथ इधर, करंट इधर, उल्टा. यस. तो ये आएगा प्लस. द रेजिस्टेंस इज 5 ohms, है ना. सो 5 इंटू I2 प्लस IG. 5 इंटू I2 प्लस IG इज इक्वल टू 0. ये देखो ना, यहाँ पे I2 प्लस IG करंट फ्लो हो रहा है, लिखा है यहाँ I2 प्लस IG. दिस इज माई लूप नंबर 2. ठीक है. एंड लूप नंबर 3, यहाँ जाओ, बैटरी से चालू करते हैं. माइनस से प्लस जा रहा है पाथ. सो परफेक्ट 10 वोल्ट. ठीक है. फिर ये भी तो रेजिस्टेंस आया इस पाथ में. सी द करंट इज दिस साइड, द लूप इज ऑल्सो दिस साइड. सो माइनस ऑफ 60 I2. करेक्ट. ये वाला भी रेजिस्टेंस आ गया इसमें. सो करंट इधर, पाथ भी इधर. सो अगेन माइनस ऑफ 5 I2 प्लस IG इज इक्वल टू 0. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3. So we have 3 equations and 3 variables. Variables क्या है I1, I2, IG. ये 3 variables है हमारे पास और हमारे पास 3 equations भी है. सबसे पहले तो यार भाई सिंप्लीफाई करो यार. पहले इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, इसको ओपन करो. तो 3 equations 3 variables. मैं अज्यूम करता हूँ, होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुमको ये सॉल्व करते आएगा. यस. और अगर नहीं आए तो सॉल्यूशन देख लेना भाई. फिर भी नहीं समझे तो डाउट में लिख के भेज देना जब मैं डाउट भेजने बोलूँगा. फाइन.
सो दैट्स इट, दिस इज द क्वेश्चन। देख के डरना नहीं, क्वेश्चंस एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, स्पेशली ऑन किरचॉफ्स लॉ, है ना। ये देख लो एक बार, यहाँ पे ये कुछ 3 इक्वेशंस बनेंगे इनके भी, है ना। या दिस इज इक्वेशन 1, ये वाले मेश में, मेश बोल रहे हैं वो लूप को, और ये वाला लूप, 3 लूप 3 इक्वेशन बनाए और उसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाइंग सम इक्वेशन बाय समबडी, ये वो करके सॉल्व किया। सो सॉल्विंग पार्ट आई एम लीविंग अप टू यू, फाइन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, नहीं मीटर ब्रिज। लेट्स सी क्या बोल रहे हैं। इन द मीटर ब्रिज ऑफ फिगर, देखते हैं हम लोग फिगर जाकर के। The null point is found at a distance of 33.7 centimeter from point A. If now the resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, the null point occurs at this particular distance. Determine the values of R and S. Exact question मैंने सिखाया है। Yes, R और S की values सिर्फ अलग अलग रहेगी। Fine. So let's go to फिगर 3.27, कहाँ गया ये 3.27, क्विकली, है ना। ये R है, ये L है, ये L1, ये L2, 100 माइनस L1 सब दे रखा है। लेट मी क्विकली जूम इट अ लिटिल। सी हियर पहले बोला है कि द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 33.7, है ना। मतलब दिस वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज 33.7, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यस, दिस डिस्टेंस विल बी 66.7, यस और नो, करेक्ट। तो वी हैव R अपॉन 33.7 इज इक्वल टू S अपॉन 66.7, ये पहला इक्वेशन बना। R अपॉन S इज इक्वल टू 33.7 अपॉन 66.7। अब क्या बोला है? नाउ देयर इज अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड पैरेलल टू S। यहाँ पे देखो एक और 4 ओम का रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, 4 ओम्स। तो अब नल पॉइंट शिफ्ट होगा ना यार, हाँ कि नहीं? तो बोला है इन दिस पर्टिकुलर केस द नल पॉइंट शिफ्ट्स टू अ पॉइंट ऑफ 51.9 मीटर सेंटीमीटर। यहाँ पे कहीं आ जाएगा नल पॉइंट 51.9 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो खत्म, फिर ये 51.9, तो ये कितना है डिस्टेंस निकाल लेना। नाउ हाउ मच इज दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 4S अपॉन S प्लस 4, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नहीं सॉरी, 12 ओम का कनेक्ट किया है ना, सो 12S अपॉन S प्लस 12। यस, इक्वेशन क्या बनेगा दूसरा? R अपॉन 51.9 इज इक्वल टू 12S अपॉन S प्लस 12 डिवाइडेड बाय ये लेंथ, जो भी लेंथ आ रहा है वहां पे, करेक्ट, विच इज आई गेस 48.1 आएगा। देख लेना एक बार, 48.1। सो अगेन यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इक्वेशन मिल गए R एंड S के, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। प्लीज सॉल्व। यस, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, मेथड लिख के दे रहा हूँ, सारा स्टेप्स लिख के दे रहा हूँ, सॉल्व तो कर लो। होगा नहीं गाइस, एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए तो करना पड़ेगा कुछ बच्चों को, है ना, जो जेई वेई कुछ नहीं कर रहे, एटलीस्ट इतना तो कर लो यार। सो दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो इक्वेशन सेकंड बना एज इट इज। यस, यू सॉल्व विच गिव्स, डायरेक्ट दे रखा है उन्होंने, विच गिव्स मतलब सॉल्व करो तुम अभी खुद से। उनको भी पता है बच्चे 12th स्टैंडर्ड के हैं, लेकिन वो लोग जानते नहीं ना तुमको। यस, नाउ दिस इज द ओनली टॉपिक दैट इज रिमेनिंग टू बी टॉट, एंड वन मोर, रेजिस्टेंस RC सर्किट्स बाकी है। तो ये और RC सर्किट्स और इसके न्यूमेरिकल्स आई विल कवर इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है। सो इसका अगर कोई, ओके, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन पोटेंशियोमीटर, तो 9.10 वाला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन में कवर कर दूंगा, एंड दैट्स इट। सो एक्चुअली हमने किए 9 क्वेश्चंस इन एग्जैक्टली 1 आवर, और अब हम चालू करने वाले हैं एक्सरसाइजेस।
तो थोड़ा सा वार्म अप कर लो। एक्सरसाइजेज में होमवर्क भी काफ़ी सारा मिलने वाला है, जो एकदम फुद्दू लेवल के क्वेश्चंस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, वो सब होमवर्क दूंगा फॉर्मूला लिख करके। फाइन, सिखा के फॉर्मूला लिख के सब्स्टिट्यूट करके होमवर्क करना रहेगा सॉल्व। फाइन, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार has an EMF of 12 volts. If the internal resistance of the battery is 0.4, what is the maximum current that can be drawn from the battery? So basically एक बैटरी है, yes, जिसका EMF is 12 volts, internal resistance is 0.4 ohms. ठीक है, what is the maximum current that it can draw? देखो यार, मैक्सिमम करंट तब निकलता है जब यहाँ पे ये बैटरी सर्किट बनाते हैं। लेट्स कंप्लीट वन सर्किट, ये सर्किट कंप्लीट किया, राइट। व्हेन दिस सर्किट डज नॉट हैव एनी लोड, जब यहाँ कोई भी लोड नहीं होगा तब मैक्सिमम करंट होगा। दैट मीन्स देयर इज नो रेजिस्टेंस हियर, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यस, I is equal to epsilon by just small r, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर देता तो यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता प्लस R, है ना, और करंट की वैल्यू कम हो जाती है, ऑब्वियसली मैक्सिमम करंट नहीं मिलता। सो फॉर करंट टू बी मैक्सिमम, इसमें कोई लोड कनेक्ट नहीं करते, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करना, है ना। सो एप्सिलॉन बाय स्मॉल आर, खत्म। एप्सिलॉन दे रखा है, स्मॉल आर दे रखा है, कैलकुलेट। ठीक है, देखो ये है बैटरी, यहाँ है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। दिस इज जस्ट अ बैटरी विथ सम ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर मैक्सिमम करंट इसमें से चाहिए तो बस यहाँ से एक वायर यहाँ कनेक्ट कर दो, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करना, है ना। सो जस्ट इन केस इफ यू कम अक्रॉस दीज वर्ड्स, मतलब शॉर्ट सर्किट मतलब डायरेक्ट ये पॉइंट को कनेक्ट कर दो विदाउट एनी अदर अप्लायंस इन बिटवीन, रेजिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स द सॉल्यूशन। ठीक है, प्लीज पीछे से आंसर्स चेक करते जाओ सारी चीजों के। फाइन, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट V इज इक्वल टू IR यूज करके, है ना, I is equal to V by R निकाल लो, where R is just the internal resistance. Second, a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 is connected to a resistor. Okay, मतलब again same question, ये बैटरी है, ये internal resistance 10 volt 3 ohm is connected to a resistor, तो यहाँ पे किसी एक resistor से connected है। If the current in the circuit is 0.5 ampere, okay, I is equal to 0.5 ampere. What is the resistance of the resistor? ठीक है, so we know that I is equal to resistance दे रखा है ना, so I या V is equal to I into R plus R. Fine, या rather write the formula of I. I is equal to epsilon upon R plus small r. I is 0.5, yes, epsilon कितना है 10 volts upon R plus small r कितना है 3 ohms. Find the value of R. What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? तो सर्किट बनाते हैं, yes, यहाँ देखो 10 volt EMF है, EMF is equal to 10 volt, internal resistance is 3 ohms, है ना। सो ये है पहला टर्मिनल, ये है दूसरा टर्मिनल, यहाँ से यहाँ जाने तक देयर विल बी सम वोल्टेज ड्रॉप, यस और नो, वोल्टेज ड्रॉप होगा कुछ ना कुछ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, कितना वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है, या टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR, खत्म। यस, EMF माइनस द वोल्टेज ड्रॉप IR, दैट्स द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन, प्लीज सॉल्व। Three resistors 1 to 3 ohms are combined in series. What is the total resistance of the combination? Seriously, 1 2 3 कितना होगा, 3 4 5 6 ohms.
If the combination is connected to a battery of 12 volt and negligible internal resistance, obtain the potential drop across each resistor. क्या रे क्यों ऐसे क्वेश्चन देते हैं? 1 2 3 ये बैटरी से कनेक्ट किया है ना, इसका ईएमएफ है 12 वोल्ट, ये है 1 ohms 2 ohms 3 ohms. ठीक है. फर्स्ट फाइंड द एंटायर करंट थ्रू द बैटरी. I इज इक्वल टू V बाय R. V कितना है 12 अपॉन R कितना है 6. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 एम्पियर है ना. सो व्हाट इज द वोल्टेज हियर? V1 यहाँ पे, V2 यहाँ पे, V3. सो V1 इज इक्वल टू I R1, V2 is equal to I R2, V3 is equal to I R3. Please solve. Next. Yes, potential drop across each resistor. Question 3.4. It says 3 resistors 2, 4, 5 are combined in parallel. What is the total resistance? 1 upon R equivalent is 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 5. I am not solving this, you guys are going to solve. If the combination is connected to a battery of 20 volt, negligible internal resistance, determine the current through each resistor. ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और इधर 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है. यहाँ 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 इक्विवेलेंट करंट निकालो I. यस, यहाँ पे कितना करंट जाएगा? टोटल करंट तो निकाल सकता ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा. यस, ये 20 वोल्ट V1 है ना. I इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. At room temperature and 27 degrees Celsius, the resistance of a heating element is 100 ohms. ठीक है. When the temperature is 27 degrees Celsius, the resistance at 27 degrees Celsius is 100 ohms. What is the temperature of the element if the resistance is found to be this much? What is the temperature if the resistance is 117 ohms? Let the temperature be T. Given that the temperature coefficient is this much, alpha is equal to 1.70 10 raised to minus 4. Straight direct calculation, alpha is equal to R2 minus R1 upon R1 into delta T. है ना. R2 की वैल्यू पता है 117 माइनस इनिशियल 100 अपॉन 100 इंटू डेल्टा T, T2 माइनस T1. अल्फा की भी वैल्यू डाल दो, डेल्टा T निकालो, मिल जाएगा डेल्टा T. अल्फा इधर आएगा, डेल्टा T इधर आएगा, है ना. नाउ डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1. T1 की वैल्यू भी पता है 27 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा T भी यहाँ से मिल जाएगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ T2. क्लियर है. डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन. सॉल्व करो यार, ऐसे मत छोड़ो कि कैलकुलेशन हाँ कर लेंगे, एग्जाम में नहीं होता, कितना भी कर लो नहीं होता, तुमको करना पड़ता. प्रैक्टिसा करो. 3.6. A negligible small current is passed through a wire of length 15, okay, and uniform area of cross section this. लेंथ दे रखा है वायर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है. यस, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 5 ohms. अच्छा, रेजिस्टेंस 5 ohm दे रखा है. व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल? R इज इक्वल टू रो L बाय A. L पता, A पता, R पता, रेजिस्टिविटी निकालो. नेक्स्ट क्वेश्चन. A silver wire has a resistance of this much, okay, at 27 degrees Celsius. So when the temperature is 27.5, the resistance is at 27.5 is 2.1 ohms, and the resistance of this much as at 100, okay. When the temperature is 100, the resistance कितना है 2.7. तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ. Determine the temperature coefficient. Alpha is equal to R2 minus R1 upon R1 into T2 minus T1. अरे बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि लर्न हो जाए मेरे साथ साथ सेशन के अंदर.
अल्फा इज R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1. ये पता, ये पता, ये पता, ये पता, ये पता, कैलकुलेट करो ना फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2. अच्छा, ठीक है. 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8. देखो यार, सेम चीज वापस है, सेम टू सेम. मतलब क्या कि इनिशियली द करंट विच वॉज फ्लोइंग थ्रू इट इज 3.2 एम्पियर. आई जस्ट मिनिमाइज इट अ लिटिल. सी, नाइक्रोम वायर है. इनिशियली जब कोई भी एलिमेंट स्टार्ट होता है तो इट ड्रॉज मोर करंट. तो स्टार्टिंग करंट इसका है 3.2 एम्पियर विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड. थोड़े टाइम के बाद वो करंट सेटल हो जाता है और स्टेडी करंट उसमें फ्लो होता है 2.8 एम्पियर का. ठीक है, हीटिंग एलिमेंट है, मतलब आयरन वगैरह कुछ रहेगा. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is this much? देखो यार, समझो. जब उसको चालू किया रहेगा उस नाइक्रोम वायर के इक्विपमेंट को, तो रूम टेम्परेचर पे चालू किया रहेगा, है ना. सो रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस. तो कैन यू टेल इट्स रेजिस्टेंस एट 27 डिग्री सेल्सियस. जब उसको स्टार्ट किया रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I स्टार्ट. स्टार्ट करने को जितना करंट ड्रॉ किया उसने, उतना उसका टेम्परेचर रहेगा. यस, इट इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई एंड अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है. ओके, यस. नाउ जब थोड़ा टाइम बीत गया, थोड़े टाइम बाद उसका करंट 2.8 एम्पियर स्टेडी करंट हो गया. बाद में करंट कम हो जाता है, तो 2.8 करंट है. बोल रहा है कि द टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज दिस. फाइंड द स्टेडी टेम्परेचर. मतलब जब इतना करंट वो ड्रॉ कर रहा था तो उसका टेम्परेचर कितना होगा. अब देखो, थोड़ी देर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, यस और नो. थोड़ा टाइम करंट फ्लो हो रहा है, तो वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा, हाँ कि नहीं. और at that temperature what is the value of resistance? Again 230 divided by the steady current, R is equal to V by I, 2.8. this is the value of RT. अल्फा दे रखा है 1.7 10 raised to minus 4, करेक्ट. तो हमारा तो फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू डेल्टा टी. So delta T is equal to R2 minus R1 upon R1 into alpha. R2 पता है, yes. R1 पता है, बिल्कुल, yes. This is R1. This is my R1 initial temperature, initial resistance. This is my R2 final resistance. R1 पता है, अल्फा भी दे रखा है. डेल्टा T निकालो. What is डेल्टा T? कुछ तो वैल्यू आएगा डेल्टा T का, yes. डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1. तो डेल्टा टी पता है तुमको, कुछ तो वैल्यू डेल्टा टी का आएगा यहाँ से, इस फॉर्मूला से, यस. T1 का वैल्यू पता है 27 डिग्री सेल्सियस, उस पे से T2 मिल जाएगा. प्लीज सॉल्व करो. यस. सो जब वो स्टार्ट हुआ रूम टेम्परेचर पे था, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा एट 27 डिग्री सेल्सियस is 230 volt divided by the amount of initial current that is required for it to start. जैसे ही वो नाइक्रोम का, सपोज आयरन है, आयरन, जैसे ही वो आयरन स्टार्ट होगा थोड़े टाइम बाद द करंट बिकम स्टेडी, और उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा फॉर श्योर, है ना. तो एट दिस स्टेडी करंट द रेजिस्टेंस विल बी दिस मच. तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, थोड़ा तो बढ़ेगा ना यार. yes, temperature increases तो resistance also increases, we know that. तो देख लो 230 upon 3.2, तो ये 230 upon 2.8, तो this value will be more as the denominator is small, है ना. तो ये वैल्यू निकाल लो, ये वैल्यू निकाल लो, फिर डेल्टा टी मिल जाएगा. डेल्टा टी मिल गया तो T2 मिल जाएगा.
एंड दैट इज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। आई एम नॉट सॉल्विंग इट पूरा यार, मैं सब बता रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू डाल के सब्स्टिट्यूट करो, फाइन। और जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि हाँ ये पूरा करना चाहिए वो हम पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.9। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया सॉल्व एग्जांपल में। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। यस, तो केवीएल लगाएंगे, उसमें हर ब्रांच में करंट निकालना है। सो दिस इज लूप नंबर 1, इधर 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 क्लॉकवाइज बनाया। दिस इज लूप नंबर 2, इधर भी क्लॉकवाइज बनाया। एंड दिस इज माय लूप नंबर 3, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज बनाएंगे। यस, और हम लगाएंगे केवीएल। लूप 1, ये लूप 1 ब्लैक लेता हूं। 3 इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस जो भी है वो बना के देता हूं, बाकी तुम करना। अच्छा, करंट पहले निकालना पड़ेगा। देखो यहां से I करंट निकला, यहां से I गया, इधर आएगा I1, इधर आएगा I2। यस और नो, पहले करंट्स बनाना पड़ेगा ना भाई। इधर I1, इधर I2। अच्छा पहले चेक कर लो, 10/5, 10/5 is 2, 2/1 and this is 5/10। yes, तो 1/2। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से सीधा सीधा तो नहीं होने वाला है ना, तो केवीएल लगाना ही पड़ेगा इसका। ठीक है, तो ये करंट I1 इधर गया, I2 इधर गया। नाउ सी दिस करंट इज कमिंग हियर, है ना, और ये करंट यहाँ पे दिखा दिया है उन्होंने ऑलरेडी। यस और नो, तो या तो एक और वेरिएबल ले लो भाई, फिर I3 इधर गया, I3 तो इधर क्या जाएगा, I2 माइनस I3। यस और नो, पक्का। यस, ये I3 इधर से आया, I1 इधर से आया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दिस ब्रांच I1 प्लस I3। यहाँ पे सी I1 इधर से आया, I3 इधर से आया, यहाँ से जाएगा I1 प्लस I3। और यहाँ से इधर से आया I2 माइनस I3। यस, ये दोनों करंट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और इधर क्या निकलने वाला है देखो जरा, I2 माइनस I3 प्लस I1 प्लस I3। ये कटा I1 प्लस I2 विच इज नथिंग बट I। यस और नो, विच इज नथिंग बट I। तो मतलब हमारा करंट्स परफेक्ट हो गया। ठीक है, इस लूप में लगाओ केवीएल सबसे पहले। सो समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ओके, सो फर्स्ट ये रेजिस्टेंस, करंट इधर, ये भी इधर, सो माइनस 10I2। करंट इधर, रेजिस्टेंस इधर, यस 5 ओम्स है, माइनस 5I3। एंड ये वाला रेजिस्टेंस इधर, लूप का पाथ इधर और करंट इधर, सो प्लस 5I1 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। लेट्स गो टू लूप नंबर 2। आई एम टेकिंग दिस एज लूप 2। लूप का पाथ ऊपर, करंट नीचे, सो प्लस 5I3। यहाँ पे लूप का पाथ इधर, करंट का पाथ भी इधर, तो माइनस में आएगा, माइनस ऑफ 5। करंट कितना है इस पाथ में, I2 माइनस I3, I2 माइनस I3। एंड दिस इज द थर्ड रेजिस्टेंस, लूप का पाथ इधर, करंट का पाथ इधर। यस, और इसमें कितना करंट है देखो, I1 प्लस I3। यस, तो हम लिखेंगे प्लस 10 I1 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं। और ये आया हमारा थर्ड लूप, है ना। बैटरी देखो माइनस से प्लस की तरफ पाथ जा रहा है, मतलब प्लस 10 वोल्ट। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये इक्वेशन 3 बना रहे हैं हम यहाँ पे, प्लस 10 वोल्ट। फिर यहाँ पर करंट इधर, पाथ भी इधर, सो माइनस 10I। लुक एट दिस रेजिस्टेंस, पाथ इधर, करंट भी इधर, सो माइनस 5I1। लुक एट दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, करंट इधर, पाथ भी इधर, यस, और इसमें है I1 प्लस I3, सो माइनस 10I1 प्लस I3 is equal to 0. Simplify this 3 equations, 3 variables, you get the value of I, you get the value of I1, you get the value of I2 as well. अच्छा, एक और इक्वेशन है I3, 4 वेरिएबल्स है,
तो एक और इक्वेशन है ना फिर हमारे पास, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये भी तो एक इक्वेशन है। ये यहाँ से देखो I गया I1 प्लस I2 में डिवाइड हो गया। क्लियर है? सो 4 इक्वेशंस 4 वेरिएबल्स सॉल्व। फिर भी नहीं सॉल्व करते आ रहा है तो बता देना यार, मैं हेल्प कर दूंगा, बट प्लीज सॉल्व करो खुद से, है ना? इतना तो बनना चाहिए। आगे बढ़ते, इसको हटा रहा, लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अ क्वेश्चन ऑन मीटर ब्रिज। इन अ मीटर ब्रिज शोन इन फिगर, जो भी रहेगा यार वो पहले वाला याद करो थोड़ा सा फिगर को। द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 13, ये क्या हो गया, फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। ओके, when the resistor Y of this much, when the resistor Y is of this much, determine the resistance X. Why are the connections between the resistors in the Wheatstone are made up of thick copper strips? इस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना? सो बेसिकली आई ड्रॉ द सर्किट हियर, ऐसा रहेगा। यहाँ पे यहाँ R था रेजिस्टर और यहाँ S था रेजिस्टर, इफ यू रिमेंबर द डायग्राम, आई डू रिमेंबर, 3.27 है ना? और यहाँ पे हमारा वायर रहेगा, ये दिस इज आवर मीटर स्केल, मीटर वायर, ठीक है? द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 39.5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 39.5, 100 माइनस 39.5, क्लियर है? डिटरमाइन द रेजिस्टेंस X, Y है अगर 12.5 ओम्स का, प्लीज एक बार डायग्राम देख लेना, X किधर है और Y किधर है, X और Y कौन से साइड में है ये देख लेना। जहां तक मुझे याद है ये X था, ये Y था और ये X था, वहां पे देख लेना डायग्राम में। यस, और ये X है, बोल रहे हैं फाइंड X, तो X अपॉन 39.5 इज इक्वल टू 12.5 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 39.5, काम खत्म। प्लीज X का वैल्यू ढूंढ के निकालो। आगे बोल रहा है why are the connections between the resistors in a Wheatstone or meter bridge made of thick copper strips? यहाँ देखो, यहाँ ऐसे कॉपर स्ट्रिप्स लगाई होती हैं, हाँ कि नहीं? ऐसा होता है बेसिकली, these are made up of thick copper strips. Thick क्यों हो copper strips? If the copper strips are thick, then their resistance will be very low. Therefore, resistances will be very less. As area of cross section increases, resistance decreases. Therefore, determine the balance point of the bridge above if X and Y are interchanged. मतलब अगर Y को इधर लगा दूं और X को इधर लगा दूं तो ये बैलेंस पॉइंट का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा यार, ये इक्वेशन तो फिर भी वैलिड रहना चाहिए, यस और नो? तो उल्टा हो जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना? मतलब this distance will be 100 minus 39.5 and this distance should now be 39.5. Yes, so the null point will be 100 minus 39.5, कितना होता है 30, 60.5 will be the new null point. क्योंकि null point तो इधर से ही मेजर करता हूं मैं हमेशा, yes or no? See, अगर चेंज हो गया सब कुछ, ठीक है, दिस इज माई मीटर वायर, ये यहाँ से ऐसा, तो अब x इधर चला गया, y इधर चला गया, तो पहले नल पॉइंट था यहाँ पे 39.5, करेक्ट? अब वही डिस्टेंस इधर से हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी 39.5 एंड दिस डिस्टेंस will be 100 minus 39.5 which is nothing but 60.5. Yes, so the null point will be 60.5. अगर ये दोनों इधर स्विच हो गए तो ये दोनों भी स्विच हो जाएगा, because the relation that is R upon L should be equal to S upon 100 minus L. ये तो फिर भी वैसा ही है ना? तो अगर रेजिस्टर्स को स्विच करो तो ये डिस्टेंसेस भी स्विच हो जाएंगे, so null point will be 60.5. So this is the answer for question number 2.
Yes, determine the balance point. 60.5 centimeter is the balance point. What happens if the galvanometer and the cell are interchanged at the balance point of the bridge? What would the galvanometer show any current? ठीक है, अब देखो यहाँ होता है गैल्वेनोमीटर ऐसे कनेक्टेड बीच में है ना, और यहाँ ऐसे नल पॉइंट पे उसको टच कराते हैं, करेक्ट? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सपोज दिस इज द बैटरी. ओके, आई एम इरेजिंग दिस ऑफ वंस अगेन. दिस इज आवर वायर. ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस. यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है जॉकी एंड देयर इज अ बैटरी हियर. इधर से ले लो, ऊपर से ले लो, कहीं से भी. अब बोल रहे हैं ये गैल्वेनोमीटर को यहाँ डाल दो और ये बैटरी को यहाँ डाल दो, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. अरे क्योंकि इसमें तो एनीवेज देयर इज नो करंट और नल पॉइंट पे तो ये टच ही कर रहा है. दिस इज एनीवेज टचिंग द नल पॉइंट. यस, एंड ये बैटरी को यहाँ डाल दो, इसमें तो वैसे भी कोई करंट नहीं है ना. सी, ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा जब हम पोटेंशियोमीटर करेंगे. वैसे जरूरत नहीं है इसमें. ये गैल्वेनोमीटर उठा के यहाँ लगा दो. सी, ऐसे द डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस. ओके, दिस इज माय मीटर वायर है ना. यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी. ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर उठ के आ गया यहाँ पे ऐसे. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट? नो, अभी भी कोई करंट नहीं बताएगा गैल्वेनोमीटर. अरे क्योंकि ये तो नल पॉइंट पे ही कनेक्टेड है. ठीक है, तो यहां से करंट निकला 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 इधर, इधर से यहां पे आ जाएगा. यस, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड एट नल पॉइंट है ना. तो इन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा. ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट. करेक्ट? कैसे? अच्छा, ये भी देख लो. ये आया इधर, ये बैटरी. यस, सी, सपोज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज x. तो यहां से आया, देखो कोई भी वायर कनेक्टेड नहीं है. दिस इज आवर मीटर ब्रिज का मीटर का वायर. यहां से देखो नो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज कनेक्टेड है ना, और यहां मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया ऐसे. यहां देखो नो पॉइंट इज कनेक्टेड. हाँ कि नहीं? यस, तो यहां तक, यहाँ पे भी पोटेंशियल x ही है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस x ही है ना. तो इधर के ब्रांच में तो करंट जाएगा ही नहीं. इधर पोटेंशियल अलग है ना. एट दिस पॉइंट द पोटेंशियल इज डिफरेंट, तो करंट इधर फ्लो हो जाएगा, इधर नहीं जाने वाला है. तो नल पॉइंट भी चेंज नहीं होगा मेरा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फाइन. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10 फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 11. अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5. तो EMF इतना है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of this much ohms. What is the terminal voltage of the battery during charging? What is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? देखो इसका डायग्राम बना देता हूँ पहले. There is a 8 volt battery, 8 volt battery with internal resistance of 0.5 ohms. ठीक है, is being charged by a 120 volt DC supply. ठीक है, अब इसको मैं कनेक्ट करता हूं यहां से एक 120 वोल्ट के DC सप्लाई से. फाइन. यूजिंग अ सीरीज रेजिस्टर इन 15.5 ओम. तो इसके साथ एक सीरीज रेजिस्टर कनेक्टेड है 15.5 ohms का. What is the terminal voltage of the battery during charging? है ना. तो बैटरी तो ये है. यस, इसको कनेक्ट कर देते हैं, पहले सर्किट तो कंप्लीट करते हैं. What is the terminal voltage of the battery during charging? ऐसे पूछा है. सो पहले what is the net EMF in this case? अरे यार ये मूव क्यों हो जाता है. दिस इज E net कितना होगा? 120 minus 8, 112 volts. See they are connect. See पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है. पैरेलल कनेक्शन नहीं है ये, है ना. ड्रॉ ऐसे किया है, जगह नहीं है इसलिए. दिस इज लाइक अ सीरीज कनेक्शन, ऐसे समझो उसको,
है ना, द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस एज वेल. तो हाउ मच इज द करंट? करंट इज इक्वल टू ई नेट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज R प्लस R. तो 112 डिवाइडेड बाय 15.5 प्लस 0.5 दैट इज 16. 16 7 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो हो रहा है ना. अब उन्होंने बोला व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग. बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज बताओ. इसका मतलब क्या है कि ये जो बैटरी है इसके अक्रॉस यहाँ पर अगर मैं एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूँ तो इसका वोल्टेज कितना दिखाएगी ये वोल्ट मीटर, है ना. अब देखो यहाँ से यहाँ करंट पास होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस. देखो 8 वोल्ट तो वो बैटरी का वोल्टेज है, लेकिन क्या वो 8 वोल्ट देगी? नहीं देगी. यस और नो? करेक्ट, इट वोंट गिव यू 8 वोल्ट. या तो फिर यहाँ पोटेंशियल इक्वेशन लगा दो. दिस इज व्हाट डू यू से, केवीएल लगा दो इस लूप में, है ना. सो लेट मी रीड्रॉ दिस डायग्राम वंस. ये है ऐसा, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस. यहाँ से हमने एक और कनेक्ट किया था एंड दिस इज हाउ वी ड्रू द डायग्राम. यहाँ एक पॉइंट लेता हूँ x, यहाँ एक पॉइंट लेता हूँ y. तुमको निकालना क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. यस, देखो यहाँ पे व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, है ना. तो टर्मिनल वोल्टेज कितना है बैटरी का? दिस इज माय बैटरी, फाइन. स्टोरेज बैटरी ऑफ 8 वोल्ट ईएमएफ. तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है ना. इसका रेजिस्टेंस है इसका 8 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 0.5 एंड द करंट इज 7 एम्पियर. फाइन. सो Vxy, that is the potential difference between Vxy, is nothing but the potential drop across the battery, which is epsilon minus IR. एप्सिलॉन कितना है? 8 वोल्ट, है ना, माइनस आई कितना है? करंट 7 एम्पियर इंटू 0.5. तो ये कितना होगा? 8 माइनस 3.5. अब एक गलती हो गई यार मेरी यहाँ पे, ये 8 नहीं होगा, इसको -8 लिया था हमने, याद करो. ये 120 लिया था, इसको -8 लिया है. यस और नो? करेक्ट. सो दिस विल बी -8. So this will be minus 11.5, but not minus 11.5, actually 11.5 volt is the answer. ऐसे काफी सारे questions हमने किए थे solve, yeah. So that is the answer for question number 11. ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब. Question number 12. अच्छा, इसमें देखो आगे कुछ और बोला है. What is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? तो सीरीज रेजिस्टर था. सीरीज रेजिस्टर क्यों डाला? सो दैट करंट बहुत ज्यादा हाई नहीं हो जाए, है ना. सीरीज रेजिस्टर इज यूज्ड टू कंट्रोल द करंट. यस, अदरवाइज द करंट दैट द बैटरी विल ड्रॉ विल बी वेरी हाई. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ पोटेंशियोमीटर, ये नहीं करेंगे हम लोग, पोटेंशियोमीटर सीखा नहीं है ना अभी, तो पोटेंशियोमीटर सिखाने के बाद ये 13 देख लो. The number density of free electrons in copper conductor estimated in example 3.1 is this much. मतलब n is equal to 8.5 10 raised to 28 per meter cube. n का वैल्यू था 3.1 एग्जाम्पल में. How long does an electron take to drift from one end of the wire 3 meter long to its other end? एक वायर है, इसका लेंथ है 3 मीटर का. तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जाने के लिए कितना टाइम लगाता है, इज व्हाट इज आस्क्ड. द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज गिवन A and it is carrying a current of 3 एम्पियर. करंट इज गिवन. तो कितना टाइम लगता है इज व्हाट इज आस्क्ड. सो वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड रहेगा
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होके ड्रिफ्ट होके ड्रिफ्ट होके ड्रिफ्ट होके ड्रिफ्ट होके ड्रिफ्ट होके यहां तक जा रहा है, यस और नो, है ना। और यार शायद हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी निकाला था वहां पे, यस। सो जहां तक मुझे याद आ रहा है 3 अपॉन द ड्रिफ्ट स्पीड वाज 1.1 mm पर सेकेंड, मतलब इंटू 10⁻³ मीटर, यस, पर सेकेंड। तो ये है मीटर में, ये भी है मीटर में, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय 1.1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके मैं कर रहा हूं सॉल्व, यस। और ये 10⁻³ तो ऊपर चला जाएगा, इंटू 10⁻³। सो दिस कम्स आउट टू बी 2.72 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड्स। या अरे इसको सॉल्व करो पहले, पॉइंट हट के यहाँ पॉइंट आया, फिर 2.72 इंटू 10⁻³ आएगा शायद, यस, सेकेंड्स। दिस मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल फ्रॉम हियर टू हियर। खत्म, एकदम इजी, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। लेट्स गो अहेड। 3.14। आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू सी द क्वेश्चन, थोड़ा जूम आउट किया है, इफ नॉट प्लीज रेफर योर टेक्स्ट बुक। The Earth's surface has a negative surface density of 10⁻⁹ coulomb per meter square. The potential difference of this much between the top of the atmosphere and the surface results in a current of this much ampere over the entire globe. ये last chapter में भी हमने पढ़ा था, yes. If there is no mechanism to sustain the atmospheric electric field, how much time roughly would be required to neutralize the earth surface? देखो ये अर्थ है, अर्थ पे होता है नेगेटिव चार्ज, यस, और हम बोलते हैं कि यहाँ पे लाइटनिंग होता है, थंडर होता है, या एटमॉस्फेयर में होते हैं पॉजिटिव चार्जेस। तो ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ जाएंगे, यस, और सारा चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म्स मोर चार्जेस एडेड टू द अर्थ सरफेस, हाँ कि नहीं। तो ये न्यूट्रलाइज कभी नहीं होता, फाइन। अब वो बोल रहे हैं कि इफ देयर इज नो मैकेनिज्म टू सस्टेन द एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, देन हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस। एक्चुअली तो न्यूट्रलाइज नहीं होता, लेकिन अगर लाइटनिंग नहीं होता, थंडर स्टॉर्म नहीं होता, यस, तब तो न्यूट्रलाइज हो जाता। तो न्यूट्रलाइज होने के लिए कितना टाइम लगता, यहां देखो, ये है अर्थ, नेगेटिव चार्जेस है, एटमॉस्फेयर में है पॉजिटिव चार्जेस, यस। क्या बोला है, सी हियर इट इज क्लियरली गिवन दैट अ करंट ऑफ ओनली 1800 एम्पियर इज देयर। तो हमारे पास करंट का वैल्यू दे रखा है 1800 एम्पियर। अरे ये चार्ज यहां से यहां फ्लो होगा, मतलब उतना करंट फ्लो हो रहा है, यस और नो, करेक्ट। और सी, और दे भी दिया उन्होंने, दिस नेवर हैपेंस इन प्रैक्टिस बिकॉज देयर इज अ मैकेनिज्म टू रिप्लेनिश द इलेक्ट्रिक चार्जेस, नेमली द कंटिन्यूअल थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, बट अगर सपोज ये पूरा चार्ज इसके अंदर आ गया तो न्यूट्रलाइज होने को कितना टाइम लगेगा। सो टाइम निकालना है, yes or no? So we know that I is equal to Q by T. T is equal to I into Q. Sorry, Q by I. Sorry, हाँ. T is equal to Q by I. खत्म. I की वैल्यू दे रखी है, T निकल जाएगा. Q क्या है? Yes. Q is the surface charge density. यहाँ पे कितना चार्ज है? Yes or no? Total charge. Total charge on surface is equal to Q. Yes or no? So can I write Q as sigma into surface area of earth? Sigma is equal to Q by A. Sigma is equal to Q by A. 1000 बार पढ़ा है हमने ये, तो Q is equal to sigma into A, और सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है 10⁻⁹, ओके, इनटू एरिया इज, व्हाट इज एरिया ऑफ अर्थ, 4 pi r square, which is re is the radius of earth, वो भी दे रखा है यहाँ पे, yes or no? So time is equal to 4 pi
आर ई का स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय करंट आई। 4 पता, पाई पता, आर पता, सिग्मा पता, आई पता, सब कुछ पता है। वैल्यूज डालो, टी की वैल्यू निकालो। लीस्ट टेक्स्ट बुक से पीछे आंसर्स चेक करो या ऑल इन वन से चेक करो या कहीं भी, ऑल इन वन में ढूंढना पड़ेगा सारे क्वेश्चंस, है ना। तो उससे अच्छा इससे कर लो, टेक्स्ट बुक से पीछे से आंसर्स चेक करो। एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3.14। यस, आगे बढ़ा जाए। चलो थोड़ा जूम कर देंगे इसको वापस, तो इधर आ जा। ओके, द क्वेश्चन सेज 6 lead acid type secondary cells each of 2 volt and internal resistance this much are joined in series to provide a supply to a resistance of this, है ना। ऐसे बहुत सारे, कितने 6 सेल्स है ना, 6 सेल्स, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर एक का ईएमएफ है 2 वोल्ट्स, है ना। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.015 ohms आर जॉइंड इन सीरीज टू प्रोवाइड अ सप्लाई टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 8.5 ohms। इधर से एक रेजिस्टेंस है, यस, 8.5 ohms का। अरे मतलब लोड है, कोई अप्लायंस लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस इतना है, और ये 6 बैटरीज मिलके इसको करंट सप्लाई कर रही है, ठीक है। व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड द टर्मिनल वोल्टेज, है ना। तो पहले तो ई नेट बताओ कितना है, नेट ईएमएफ 2 + 2 + 2 + 2 + 2, है ना, 2 × 6 बैटरीज 12 वोल्ट। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, 6 सेल्स है, 6 × 0.015, ठीक है। सो 6 15 90, 0.9 ohms, है ना। करंट कितना ड्रॉ होगा, I = ε/r + r, खत्म, दी एंड। समझ में आया, है ना। तो ये चीज पूछी है तो डाल देना वैल्यूज एंड सॉल्व कर, ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन आस्क्ड इज व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब ये एक बैटरी, ये एक बैटरी, ये एक बैटरी, ऐसे 6 बैटरीज आर कनेक्टेड अबाउट, लेट्स से दिस इज पॉइंट x, दिस इज पॉइंट y। तो जब करंट यहां से यहां फ्लो होगा तो देयर विल बी सम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस, हाँ कि नहीं, देयर विल बी सम पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना कुछ तो, है ना। एंड इधर नहीं, यहां से ले लो, यहां से सी द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, यस। टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, ठीक है। टर्मिनल, ये है x टर्मिनल, ये है y टर्मिनल, ये बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज मतलब अक्रॉस द टर्मिनल। तो यहाँ है ईएमएफ, इधर से करंट आएगा, आई डोंट नो व्हाट द वैल्यू ऑफ करंट इज, करंट आएगा यहाँ पे, यस। द वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज अबाउट xy इज I × R। ये देखो I यहाँ से जा रहा है एंड दिस इज रेजिस्टेंस R ऑफ 8.5 ohms, करेक्ट। तो IR डाल दो, फाइंड द करंट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट एंड पुट इट हियर, यू गेट IR, द वैल्यू ऑफ EMF। अब ये आना चाहिए 12 से थोड़ा कम, ऑफ कोर्स, हाँ कि नहीं, रेजिस्टर लगा दिया यार, सो 12 से थोड़ी सी छोटी आना चाहिए, ये वैल्यू जितनी भी हो थोड़ी छोटी आएगी, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अ सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज एन EMF of 1.9 volt and a large internal resistance of this. What maximum current can be drawn from the cell? मतलब एक सेल है, इसका EMF है 1.9 volts and a large internal resistance. Internal resistance बहुत large है, 380 ohms. What maximum current can be drawn from the cell? So I max is equal to ε/r, है ना, 1.9/380, जो भी आंसर आएगा इतना ओम, बहुत छोटा करंट। कुड द सेल ड्राइव अ स्टार्टिंग मोटर ऑफ कार? बिल्कुल नहीं भाई, लुक एट दिस, 1.9 डिवाइडेड बाय 380, 0.00 कुछ तो आंसर आएगा, इतना एम्पियर, ओम्स नहीं एम्पियर, है ना। इतने छोटे एम्पियर का बैटरी कार के मोटर को कैसे चला सकता है?
कार के मोटर को चालू करने के लिए एटलीस्ट 15 एम्पियर करंट लगेगा, आई एम नॉट श्योर, 15 एम्पियर के आसपास लगेगा, है ना, जो लेड एसिड बैटरी दे रहा है। यस, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस इतना बड़ा है, हाउ कैन इट ड्राइव द करंट, हाउ कैन इट ड्राइव द मोटर कार को कैसे चालू करेगा, नॉट पॉसिबल। फाइन, अगला सवाल 16, two wires of equal length, one of aluminium and the other of copper, have same resistance. Okay, मतलब resistance of copper is equal to resistance of the aluminium wire. ठीक है, hence which of the two wires is lighter, किसका वजन कम रहेगा, लाइट, masses कंपेयर करने बोला है भाई इन्होंने, है ना। hence explain why aluminium wires are preferred फॉर ओवरहेड पावर केबल्स, मतलब एल्यूमिनियम का मास कम होगा। देखो बताता हूं, व्हाट इज आर, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये कॉपर का, रो एल्यूमिनियम, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम एंड एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। लेंथ दोनों का सेम है, सो लेंथ से लेंथ कटा, यस और नो। व्हाट डू वी हैव, density of copper upon area of copper is equal to density of aluminium upon area of aluminium, correct। now इसकी कुछ वैल्यूज दे रखी है बट फिलहाल रहने दो, नॉट टू वरी अबाउट इट राइट नाउ। वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, तो यहां पे लिख देता हूं, मास ऑफ कॉपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉपर into area of cross section of copper is equal to mass of aluminium, density is equal to mass upon volume, है ना, into volume of aluminium into area of cross section of aluminium, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी, ओके, रेजिस्टिविटी का वैल्यू दिया है, रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू दिया है। ओके गाइस, आई विल सॉल्व दिस अगेन, क्योंकि ये वैल्यूज मैंने देखी नहीं थी क्या क्या गिवन है, विल गो हियर एंड सॉल्व इट अगेन, है ना। सो सेम मेथड सेम है, सिर्फ थोड़ा सा वापस चेंज कर रहा हूं। दिस इज ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू आर ऑफ कॉपर, रो ऑफ एल्यूमिनियम, एल ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू रो ऑफ कॉपर, L of copper and area of copper, ठीक है, लेंथ से लेंथ कटा, कैन आई राइट हियर दिस रो ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन रो ऑफ कॉपर, इसको इधर ले लिया, इज इक्वल टू एरिया ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन एरिया ऑफ कॉपर, यस। अब गाइज इसकी वैल्यू दे रखी है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है 2.63 into 10 raised to minus 8 upon 1.72 into 10 raised to minus 8, इसकी वैल्यू है दोनों की, डाल दी, ये कट गया, है ना। दिस इज 2.63 अपॉन 1.72, इसका रेशो मिल गया। नाउ वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यस, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यस, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, हाँ कि नहीं। सो कैन आई राइट मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इंटू एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इंटू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम, फाइन। मास ऑफ copper is equal to density of copper into area of copper into length of copper। अब क्वेश्चन में बोला है किसका मास ज्यादा है, मतलब हमको दोनों के मासेस को कंपेयर करना है ना। लेट दिस बी इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1 डिवाइड करो, 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू density of copper upon density of aluminium multiplied by area of copper upon area of aluminium multiplied by length of copper upon length of aluminium। ये तो कट गया क्योंकि दोनों का लेंथ तो सेम है भाई,
हाँ कि नहीं? अब इसकी वैल्यू दे रखी है, डेंसिटी इसका दे रखा है 8.9, यस कॉपर का, और एल्यूमिनियम का दे रखा है 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 1.72 अपॉन 2.63, अभी तो निकाला, मैं वैल्यूज टेक्स्ट बुक में देख रहा हूँ, ठीक है ना? सो टेक्स्ट बुक रेफर करो, इसीलिए बोल रहा हूँ, आई वोंट बी स्विचिंग द पेजेस हियर एंड देयर, ठीक है? सो दिस इज द वैल्यू, है ना? एरिया ऑफ कॉपर अपॉन एल्यूमिनियम है, इसलिए 1.72 अपॉन 2.63 लिया, यस, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम। इसको सॉल्व करेंगे, मैं कर रहा हूँ इसको सॉल्व, है ना? इफ यू सॉल्व दिस you get 2.16, करेक्ट? इसका मतलब क्या है? मास ऑफ कॉपर, ये एल्यूमिनियम को इधर लेके जाओ, इज 2.16 टाइम्स द मास ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब कॉपर वायर इज 2.16 टाइम्स हेवियर देन एल्यूमिनियम, कॉपर इज 2.16 टाइम्स हेवियर देन एल्यूमिनियम, यस। और इस वजह से विच ऑफ द टू वायर्स इज लाइटर, तो हमने बोल दिया एल्यूमिनियम इज लाइटर, हेंस एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम वायर्स आर प्रिफर्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल्स। नाउ इफ कॉपर वायर्स आर यूज्ड ऊपर, ओवरहेड मतलब जो ऊपर से करंट, ओवरहेड वायर्स होते हैं हमारे, उसमें इफ आई यूज कॉपर वायर्स, ड्यू टू हेवी लोड, उसका जो वेट होएगा उसके वजह से वो वायर्स ऐसे बेंड हो सकते हैं, नंबर वन स्लैग हो जाएगा, या फिर देयर इज अ पॉसिबल ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द वायर, ब्रेकडाउन ऑफ द वायर्स, कॉपर वायर, है ना? इसलिए कॉपर वायर्स ओवरहेड पावर केबल्स में यूज नहीं करते, तो कौन सा यूज करते हैं? एल्यूमिनियम वायर्स आर यूज, ठीक है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what conclusion can you draw from the following observations on the resistor made of alloy magnenin? अब मैग्नेनिन एलॉय है तो उसके लिए कुछ तो ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, बोला है व्हाट कंक्लूजंस कैन यू ड्रॉ, ठीक है? सो क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं? देखो क्या है, करंट वोल्टेज, व्हेन द करंट इज दिस मच, वोल्टेज इज दिस मच, व्हेन द करंट इज दिस, वोल्टेज इज दिस, करंट ये, वोल्टेज ये, करंट ये, वोल्टेज ये, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है? अब बोल रहे हैं यार व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ? यू हैव अ ह्यूज एक्टिविटी टू डू हियर, कैलकुलेट V by I का रेशियो, R निकालो, R, V by I, V by I, V by I, V by I, हर जगह, इधर भी V by I, V by I, ऐसे 1 2 3 4 5 6 12 वैल्यूज ऑफ V by I। चलो फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं बोल रहा हूँ कैलसी यूज करो, ठीक है? कैलसी यूज करो एंड फाइंड द वैल्यूज, यू विल फाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली, मैं एक निकाल रहा हूं V by I, एक कोई भी, यस, ओके, इट कम्स आउट टू बी 19.7 ohms, है ना? तो देखो इन सब की वैल्यूज ऐसे आएगी, किसी की 19.7, 19.71, 19.69, 19.73 ऐसे आएगा, 19.7, 19.71 अगेन, ऐसे वैल्यूज आएगी सबकी। तो अप्रोक्सीमेटली R को मैंने लिखा 19.7, आई डोंट नो क्या आएगी, ऐसे आएगी, लेकिन देखो ट्राई करो, क्योंकि इसके आगे कॉन्सेप्ट रहेगा कुछ, है ना? क्योंकि इन्होंने बोला है व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ, सो द कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ इज एज ऑल द रीडिंग्स आर नियरली सेम, यस। एक और चीज बताता हूँ फिलहाल, as all the readings are nearly same, the resistance of manganese alloy does not change, the resistance is constant। अब यहाँ देखो, हटा रहा हूँ मैं इन सब चीजों को, look here, current is 0.2, 0.6, 1, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 8 एम्पियर, अरे करंट तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है, यस। अब करंट बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ने वाला है, यस और नो? सो करंट इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, स्टिल द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट,
19.7 ohms. That is the conclusion that we can draw. और yes, हमने तो पढ़ा ही है alloys के लिए resistance remains almost constant. थोड़ा सा यहाँ वहाँ होगा but constant रहता है. Getting it? है ना? So that is the conclusion that you can draw. Fine. Check कर लेना कुछ values. कैल्सी पे check करो. So we are left with around 6 questions. 5-6 questions हैं, है ना? इसमें से 2-3 तो सारा पोटेंशियोमीटर्स का ही है. So when I teach पोटेंशियोमीटर के कुछ questions करेंगे and a little bit of homework right now. Infinite network का question है. 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. Question number 3.21 पूरा try करना है, पूरा. Yes? ये तो बच्चों वाला question है 20. Yes? ये भी try करना है. ठीक है? Choose the correct alternative. Okay, just try these questions. 2-3 questions हैं, उनको try करो. 18 से लेकर के 21 तक. So just homework इसमें से दे रहा हूँ. Question number 18 to 21. Don't worry, ये भी solve करूँगा मैं. But try तो करो. बहुत simple है. हो जाना चाहिए. Fine? 18 to 21, 22, 23, 24. 3 question बचे. वो प्लस ये प्लस पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट प्लस आरसी सर्किट्स will be the entire topic of next session, right? Please solve all of these questions. Along with this, I will be sending an assignment. वो complete करोगे HC Verma plus all in one. So that's it for today, guys. Hope सारा सब कुछ समझ में आया होगा. Solving तुमको खुद से करना है. Fine. That's it for today. Take care. Bye. Good night.